मेडिकल साइंस के नाम पर फैली कई धारणाएं क्या सिर्फ भ्रम है? डॉक्टर बीआरसी ने वैज्ञानिक शोध और पुख्ता प्रमाणों के आधार पर मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े 10 ऐसे अंधविश्वासों की परतें खोली है जिन्हें अब तक सच समझा जाता रहा है। जानिए क्या है इन दावे के पीछे की असली हकीकत इस खास रिपोर्ट में। डॉक्टर बीआरसी सर का वीडियो देखने को मिला तो मैं एक वीडियो देखी, उसके बाद और सारे सर्च करके देखी बहुत सारे, तो मुझे एडीएचडी और ऑटिज्म के बारे में पता चला। फिर जिन्हें सर ने वो बुक रिलीज किया था ऑटिज्म से आजादी, फिर मैं वो बुक बाय करके कैंप प्रोटोकॉल में ग्रुप में ऐड हो गई जिसे नमिता मैम गाइड करती है। सो मैं 22 दिसंबर से कैंप प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हूँ। कैंप प्रोटोकॉल फॉलो करने के 1 वीक के अंदर ही मुझे अपनी बेबी में चेंजेस नजर आने लगे। जब ये 3 साल का था ना, तो ये बिल्कुल है, जब 3 साल तक में बिल्कुल भी नहीं बोलता था ये काव्यांश। और तो इसका हमने भी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हरिद्वार से। हरिद्वार में हमने इसका 6 महीने ट्रीटमेंट करा, इसमें पंचकर्मा वगैरह देते थे, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हमने इसको 3 महीने करने के बाद इसको मैं होम्योपैथिक की भी दवाई दी, उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पे जो समझ में है डॉक्टर वो लिखाया, वो ऐसी दवाई देते थे कि ये पूरे दिन ही सोता ही रहता था। इसकी आंखें ऐसी रहती थी सूजी सी फटे सोना सो रहा, कुछ नहीं करता था। फिर एक दिन ऐसी मैं मतलब सर की वीडियो देख रही थी इंस्टाग्राम पे। देश की आपको कोई एविडेंस नहीं दिख रहा है और फिर भी आप शांत हैं, तो साइंस का अपना अपमान हो गया, आपका खुद का अपमान हो गया। आपने साइंस किया, पढ़ा, लेकिन उस साइंस को साइंटिफिक तरीके से आपने सोचा नहीं। और साइंस के नाम पे अगर कोई बोल रहा है एचआईवी से एड्स होता है लेकिन बिना सबूत के, तो और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, एटलीस्ट सबूत मांग तो सकते हैं। कोई अगर सबूत दे देगा कि एचआईवी से एड्स होता है तो 10 रुपये और दे दूंगा। ये जो शर्त है ये मैंने आज से नहीं 2018 से रखी हुई है। 2018 अप्रैल 7 अप्रैल 2018 से रखा वर्ल्ड हेल्थ डे से, कि अगर एचआईवी से एड्स होता है तो एक काम कीजिए आपके हिसाब से। मैं ये आप सबको बोल रहा हूँ ओपनली कि, और पहले भी बोला है, आपको पता भी है कि कोई भी ऐसा बंदा ले आओ जिसको आपके हिसाब से एड्स का पेशेंट हो, उसका खून मेरे बॉडी में डाल दो तो मुझे भी एड्स हो जाएगा, तो मैं वॉलंटियर करने को तैयार हूँ। कोई बोलेगा अनएथिकल है, तो एक कुत्ते के बॉडी में डाल दो, उसको भी एचआईवी हो जाएगा। आपको जान के हैरानी होगी, इस तरह का कोई भी रिसर्च अभी तक किसी ने किया ही नहीं, क्योंकि पता है कि भाई डालेंगे क्या, डालने के लिए एचआईवी का वो कुछ वायरस तो चाहिए, वो वायरस होगा तभी तो कुछ डालेंगे। क्या चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आज के बच्चों में जुड़ा है, आपके हमारे बच्चों में जुड़ा है। देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव दैट चाइल्डहुड वैक्सीनेशन प्रोवाइड एनी बेनिफिट टू चाइल्ड, हाउएवर इट हैज बीन प्रूवन दैट इट कॉजेस न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। बच्चों में लगाए जाने वाले वैक्सीन, जब मैं छोटा था तो डैड मॉम बताते हैं 3-4 वैक्सीन तब लगते थे, मुझे भी लगे होंगे 3-4 वैक्सीन। आज की तारीख में आप किसी भी माँ बाप से पूछिए जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, 30 से 40 वैक्सीन लगते हैं। 30 से 40 बचपन में लगाए जाने वाले वैक्सीन आज लगते हैं। नतीजा ये है कि आज की तारीख में भारत में करीब 50 लाख ऑटिज्म के बच्चे हैं, करीब 2 से 3 करोड़ एडीएचडी के बच्चे हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, करीब 30 से 50 लाख सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं। तो ये क्या होती है बीमारी, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये इतनी भयंकर बीमारी की सोच के भी आपके रूह कांप जाएंगे। ये तीनों बीमारियों के 3 बच्चे हमारे पास अभी हैं, आपसे मिलाऊंगा भी। और अच्छी बात है कि वो ठीक हो सकते हैं, वो ठीक हो गए हैं। फिर आगे चलते हैं। मेमोग्राम, बायोप्सी एंड पेट स्कैन हैव द पोटेंशियल टू कॉज कैंसर। नॉर्मली डॉक्टर बोलता है कि पेट स्कैन करा लो, पता चल जाएगा कैंसर है कि नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि पेट स्कैन कराने से कैंसर हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबने क्लास 8 में पढ़ा है कि भाई रेडियोएक्टिव मटेरियल से कैंसर होता है, सभी ने पढ़ा है। अब वही रेडियोएक्टिव मटेरियल पेट स्कैन के बहाने जब बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ब्लड में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, तो वो बॉडी में सर्कुलेट करने लगता है। रेडियोएक्टिव मटेरियल, सोच के देखिए, दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन है। और फिर हम बोलते हैं कि हम तो कैंसर को डायग्नोज करना चाह रहे हैं। कैंसर को डायग्नोज नहीं करना चाह रहे, उसके बहाने कैंसर को पैदा करना चाह रहे हैं। दैट इज व्हाई द कैंसर इंडस्ट्री। मैंने जो भी बताया, मेमोग्राम, बायोप्सी और पेट स्कैन से कैंसर होता है, हो सकता है, इसके सबूत आपको इस किताब में मिल जाएंगे। और मेरी बात को गलत साबित करेगा तो प्रस्ताव तो और मिल जाएंगे। और छठवीं बात,
COVID-19 वैक्सीन हैज कॉज्ड इंक्रीज लाइफस्टाइल डिजीज एंड सडन डेथ। ये हम सबको पता है, ये ओपन सीक्रेट है। कोविड-19 की वैक्सीन लगाने के बाद आप इंसान मेहनत कर लगाए नहीं। मैं 2020 से बोलता आया हूँ, जब वैक्सीन आई भी नहीं थी, कभी मत लगाना इसको। स्लो पॉइजन है, इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है, धीरे धीरे आप डीजेनरेटिवली हर दिन मरेंगे। लेकिन जिस तरह का माहौल था, प्रेशर था, अधिकतर लोगों ने लगा लिया और वो झेल भी रहे। अगर कोई ये साबित कर दे कोविड वैक्सीन से किसी का कोई फायदा हुआ है सिवाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, तो मैं उसको 10 लाख रुपये दूंगा। आखिरी बात जो आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, ऑटिज्म ADHD इज नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड इज क्यूरेबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटिज्म ADHD जिन्हें डॉक्टर बोल देते हैं, ये तो जेनेटिक है। डॉक्टर्स के पास, आज के एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जब किसी बात का कोई जवाब नहीं होता, उठा के पूर्वजों पे डाल देते हैं। आपकी पूर्वजों की गलती, जेनेटिक है भाई। जेनेटिक का मतलब क्या होता है ये समझना पड़ेगा। जेनेटिक का मतलब यह है कि मेरा बच्चा जब पैदा होगा तो मेरा जो भी रंग है वैसे कुछ होगा उसका रंग, मेरे जैसे बाल है वैसे कुछ बाल होंगे, मेरी जैसे आंखें वैसे कुछ आंखें होंगी, तो वो जेनेटिक है। लेकिन जो मेरे पास है ही नहीं, वो बच्चे को हो गया, तो वो जेनेटिक नहीं माना जाएगा। ऑटिज्म ADHD सेरेब्रल पाल्सी ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये उनके पेरेंट्स को था ही नहीं। तो फिर डॉक्टर ने फिर भी इल्जाम लगा दिया कि आपके परदादा इसलिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि असली बात यह है वो डॉक्टर खुद रिस्पॉन्सिबल है जिसने बच्चे को वैक्सीन लगाया, बार बार लगाया। एक हेल्दी पैदा हुआ वैक्सीन बच्चा, आप देखेंगे मिलेंगे ऐसे 3 बच्चों से आज, और वो धीरे धीरे वो सुस्त पड़ता चला गया, उसके हाथ पैर काम करने बंद हो गए और धीरे धीरे वो पेशेंट हो गए। होता क्या है समझना पड़ेगा। ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म के बच्चे कैसे पहचानेंगे। ऑटिज्म का मतलब होता है एक 10 साल का बच्चा, लेकिन उसका दिमाग 2 साल का है, उसके अंदर का जो ब्रेन है वो 2 साल का हो और बच्चा 10 साल का हो तो ऑटिज्म है। अब 2 साल का बच्चा क्या करेगा, दिमाग वाला, वो खुद से ब्रश नहीं कर सकता, खुद से कपड़े नहीं पहन सकता, खुद से कुछ ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, वो अपने में खोया रहता है। यानी कि बच्चे की शरीर बड़ा होता चला गया, लेकिन उसका दिमाग 2 साल में ही टिक गया। ये है ऑटिज्म, राइट। तो ऑटिज्म मतलब कि बच्चे का बॉडी ग्रो कर रहा है बाकी बच्चों की तरह सामान्य तरीके से, लेकिन उसका ब्रेन ग्रो करना रुक गया है। 1 साल के बाद ही रुक गया, यानी कि वो बोलना सीखा नहीं, तो 10 साल का हो गया, लेकिन बोलना भी नहीं आ रहा उसको, क्योंकि ब्रेन तो 1 ही साल का है ना उसका, राइट। अगर 2 साल में रुक गया तो थोड़ा बहुत बोल पाता, ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन कपड़े वगैरह पहनना वगैरह सीखा नहीं उसने, ब्रश करना सीखा नहीं। 2 साल के अंदर ही उसका ग्रोथ रुक गई, दिमाग का ग्रोथ, इसे कहते हैं ऑटिज्म। अब आसान भाषा में समझते हैं ADHD क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये भी वैक्सीन की देन है, वैक्सीन बच्चों में जो लगाई जाने वाली वैक्सीन है। सारे सबूत इस किताब में है, ये आप आज रिलीज करेंगे, आप सब लीजिएगा। ADHD सिंपल भाषा में एक बच्चे की बॉडी है, लेकिन उसके अंदर बंदर की आत्मा है। जरा सोच के देखिए, हम सब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ एक बंदर आ जाए, यहाँ बंदर बिठा दिया जाए तो क्या होगा। आप बोलेंगे कुछ भी हो सकता है, आपका मोबाइल उठा के फेंक सकता है, वो आपका चश्मा उठा के निकाल सकता है, वो इस सारे माइक को उड़ा के फेंक सकता है, वो इस चेयर के ऊपर या इस डायस के ऊपर वो जंप कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो पंखे में लटक सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो एक बंदर कर सकता है वो एक बच्चा करता है 10 साल का। कहीं भी चढ़ सकता है, वॉल के ऊपर चढ़ सकता है, सारा कुछ कर सकता है, जस्ट लाइक ए मंकी। अनप्रिडिक्टेबल, इसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तीसरी तरह की बीमारी है, दैट्स कॉल्ड सेरेब्रल पाल्सी, और ऐसे बच्चे से भी आप मिलाएंगे आपको। सेरेब्रल पाल्सी क्या है, इसको समझने के लिए होता क्यों है वो तो क्लियर है, अभी डॉक्टर नमिता आप क्लियर कर देंगी। सर सबका तो खेल की शुरुआत होती है वैक्सीन, हर बच्चे को यही बीमारी नहीं होगी, किसी बच्चे को कुछ, किसी बच्चे को कुछ होगी बीमारी, लेकिन हर बच्चे को कुछ ना कुछ होता ही है इतने सारे वैक्सीन लगाने के बाद। आप गौर से देखेंगे, अपने घर के बाहर देखिए, स्कूल में जाके देखिए, किसी भी स्कूल में चले जाइए, आप बोलिए हर तीसरे बच्चे को चश्मा पहना हुआ नजर आएगा, हर दूसरे बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा, हर चौथे बच्चे को इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भयंकर तरह से दिखेगा, हर 10 में से एक बच्चे को ADHD यानी कि बंदर वाला जो बीमारी मैंने बताई वो दिखेगी, हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म मतलब बच्चे की ग्रोथ 10 साल की, लेकिन उसका दिमाग 2 साल का, वो दिखेगा। हर 500 में से एक बच्चे को दिखेगा, दैट इज सेरेब्रल पाल्सी, जिसकी बात हम करते हैं। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब होता है कि एक अच्छे से सुंदर से नाजुक से ब्रेन को, एक अच्छे दिमाग को एक खराब बॉडी में कैद कर देना। बॉडी एक पिंजरा बन गई है जिसमें एक अच्छा सा ब्रेन है, ब्रेन तो ठीक है लेकिन बॉडी एक पिंजरा है।
जिस तरह से मान लो आपको कोई पिंजरे में बांध दे तो आप क्या कर पाएंगे? आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि आप बाहर निकल जाए, आप चाहते हैं कि आप खाना खा लें, आप चाहते हैं कि कहीं चले जाएं, लेकिन वो पिंजरा आपको कैद कर रख रहा है। आपका दिमाग जो भी चाहता है वो कर नहीं पाते, बिकॉज पिंजरे में आप कैद हैं। सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं वो अपने बॉडी के पिंजरे में कैद होते हैं। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब कि ब्रेन उसका अच्छा है, उतना ही अच्छा जितना किसी और बच्चे का है, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही है। जैसे आपका बॉडी साथ दे रही है, आप अपने बॉडी को बोलते गर्दन को सीधे रखो, गर्दन को सीधे रख रही है ना बॉडी, लेकिन वो बच्चे का ब्रेन बोलेगा गर्दन सीधे रखो, वो ऐसे ही रहेगा। उस बच्चे का ब्रेन बोलेगा भाई हाथ को ऊपर उठाओ, वो नहीं उठेगा। उस बच्चे का बॉडी बोलेगा मुझे खाना खाना है, मुंह तक हाथ पहुंचाओ, तो खाना भी मुंह तक लाना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होगा कि ब्रेन बोलेगा जीभ को या दांत को कोई चबाओ नहीं सकता, फिर पाइप से लेना पड़ेगा। मतलब कि ब्रेन बिल्कुल ठीक है, लेकिन बॉडी में कैद है एक ऐसा बॉडी जो पिंजरे की तरह है, इसे बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। तो आप समझ रहे हैं कितनी भयंकर बीमारी है, वो भी शुरुआत में। और वो भी इसलिए नहीं कि वो बीमार पैदा हुआ था, वो बीमार पैदा नहीं हुआ था, उसे बीमार बनाया गया। यही पे आता है मेडिकल सुपरस्टिशन, मतलब पेरेंट्स की सोच। जाहिर सी बात है, पेरेंट्स को जिस तरह से एजुकेट किया गया है कि बच्चा पैदा हो गया तो वैक्सीन लगाना पड़ेगा, 30 हो 40 हो 50 हो, यूएस में तो 70 वैक्सीन लगते थे जनवरी महीने तक। और तब तक ये पता चल गया अधिकतर लोगों को कि वैक्सीन की वजह से वहाँ तो हालत और खराब है। वहाँ हर तीसरे बच्चे को ये सारी बीमारियाँ दिखेंगी आज की तारीख में जो पैदा हो रहे हैं। और उन 70 में से 60 वैक्सीन को वहाँ पे खत्म कर दिया गया, ये बोल के कि इससे बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। तो जिस देश से पूरे दुनिया में वैक्सीन आया, उस देश ने सबसे पहले वैक्सीन को खत्म कर दिया। ये अपने आप में सबूत है, और बाकी सबूत तो मैंने इस किताब में दे ही दिए, वो पढ़ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इट इज टोटली प्रिवेंटेबल, एट द सेम टाइम इट इज क्योरेबल टू द ग्रेट एक्सटेंट। ये प्रिवेंटेबल भी है और ठीक भी हो सकता है। प्रिवेंटेबल कैसे होगा कि हो ही ना कि बच्चों को वैक्सीन लगाओ ना। अब सवाल आपके फिर आएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो पोलियो हो गया तो क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो क्या होगा? क्या आपको पता है कि वो होगा? कैसे पता कि नहीं लगाने से बचेंगे और नहीं लगाने से हो जाएगा? क्या सबूत है? सारे सबूत मैंने दे दिए हैं इसी किताब में, जिसका विमोचन आज करेंगे। और आप देखेंगे आज भी हमारे दुनिया में, इसी दुनिया में आज भी 10% ऐसे बच्चे हैं पूरी दुनिया में, 10% लोग जिन्होंने कभी कोई वैक्सीन नहीं लगाई आज भी। और ये देखा गया कि उनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है, उनमें बीमारियां कम होती हैं, वो ज़्यादा लाइफ स्पैन होते हुए हेल्दी एनर्जेटिक होते हैं, उनका दिमाग ज़्यादा चलता है। ऐसे कई सारे ऑब्जर्वेशन स्टडीज हुए हैं पूरे दुनिया में। और जब भी कंपैरेटिव स्टडी हुआ है बिटवीन द पीपल दोज हु हैव टेकन द वैक्सीन इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कभी जिंदगी में वैक्सीन नहीं लगाई, उनमें पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, ये सारी बीमारियां कम होती हैं या ना, ऑटिज्म ये सब होती ही नहीं है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर उनमें नहीं होते हैं, ये देखा गया। ये सारे सबूत मैंने इस किताब में दिए, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो प्रिवेंटेबल तो है, अगर आप एलोपैथी से बच जाएंगे तो ये बीमारी नहीं होगी, वैक्सीन से बचेंगे तो बीमारी नहीं होगी। मैं ये फिर बोल रहा हूँ कि हर एक को ऑटिज्म हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ हर बच्चे को कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, क्योंकि आज आप बाहर निकल के देखिए हर बच्चे में आपको कुछ ना कुछ बीमारी मिलेंगी और भयंकर रूप से बच्चे बीमार करते जा रहे हैं। तो हमें इसको रोकना है, जो कि आज का मुख्य टॉपिक है। और ऐसे में सबसे पहले आई ओपनर, आपकी आंखें खुल जाए। जब मैं आपकी आंखें बोल रहा हूँ, मैं उन सबको भी बोल रहा हूँ जो लोग अभी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं। ये एक सुपरस्टिशन है कि डायबिटीज पेशेंट आम नहीं खाना खाएंगे। डायबिटीज पेशेंट अगर आम खाएंगे तो उनकी शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ये 8वीं सुपरस्टिशन से मैं रूबरू कराऊं। अब आपने देखा आपके घर के आसपास आपके घर में भी हो सकता है डायबिटीज के पेशेंट को, आपका सीजन आ गया, मेरे हाथ में आम है पकड़ना पड़ेगा। अब इसमें देखेंगे ये सफेदा हो गया है, दशहरी भी है, तोतापरी भी है। कौन सा आम डायबिटीज के पेशेंट खा सकते हैं? और ये सिंदूरी है, और ये कौन सा है? आम है। तो ये 5 तरह के आम है। आम तो सैकड़ों तरह के होते हैं। अगर डायबिटीज पेशेंट, आम अधिकतर लोगों का फेवरेट फ्रूट होता है, ये हमें पता है, लेकिन डायबिटीज के पेशेंट को अगर आम खाना ही है तो कौन सा वाला आम खाएंगे? पहली बात तो ये, जैसा उनके दिमाग में घटी आएगी डायबिटीज हो गया है आम नहीं खाना, डायबिटीज हो जाएगा आम नहीं खाना है, लेकिन खाना ही हो तो क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, इस पर बात करेंगे 2 मिनट में।
आप अगर यही बात डॉक्टर से पूछेंगे, किसी भी डॉक्टर से, एलोपैथी के डॉक्टर से, यही प्लेट लेके जाएंगे कि मुझे आम खाना है, इनमें से कौन सा आम खाऊं? एक आम तो मैं खा के ही रहूंगा, चाहे मैं कल की ना मर जाऊं, मेरी ब्लड शुगर लेवल कुछ भी। तो वो जो डॉक्टर है पहले तो डराएगा, और जब देखेगा पेशेंट मान नहीं रहा तो इनमें से एक आम को चुनेगा, तो कौन सा चुनेगा? जो थोड़ा हरा दिख रहा है ना, कि अभी ये कच्चा है तो चलो ठीक है। अब जरा सोचिए, जो हरा है ये कच्चा है और ये खट्टा भी है, मान लेते हैं एक बार को, हालांकि खट्टा नहीं भी हो सकता अंदर से, खट्टा है, हरा है, कच्चा है। क्या ये, अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे कि कच्चा, खट्टा, हरा आम क्या मैं ये खा सकता हूँ, ये मीठा नहीं है, तो उस लड़की डॉक्टर बोलेगा हाँ ये खा लेंगे। लेकिन आप सोचिए, इस आम को मैं यहाँ रख देता हूँ और एक हफ्ते बाद में आता हूँ, तो ये कच्चा रहेगा, ये पीला हो जाएगा, अंदर से मीठा हो जाएगा। अब मैं उसी डॉक्टर को ये लेके बोलता हूँ कि अब मैं क्या खा सकता हूँ, अब उसका जवाब बदल जाएगा, नहीं खा सकते। जरा सोचिए, एक हफ्ते में क्या बदल गया? क्या आपको लगता है कि बाहर से कोई जादुई तरीके से इसके अंदर शुगर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज भर दिया होगा? रंग जरूर चेंज हो गया, राइट, क्लोरोफिल इफेक्ट से चेंज हो गया, लेकिन अंदर का माल जो पहले था जब ये हरा था और जब बाद में है जब वो पीला है, अंदर का माल तब भी सेम ही है। तो जो अंदर का माल सेम है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी उतना है, उसमें प्रोटीन भी उतना है, उसमें फैट भी उतना, सारे की सारी मिनरल उतनी है जितनी हरे में थी। तो जब खट्टा वाला आम, कच्चा वाला आम, हरे वाला आम के लिए डायबिटीज पेशेंट को मना नहीं कर रहा वो डॉक्टर, तो जब ये पीला हो गया तो मना क्यों कर रहा है? इसमें कोई नया तो भरा नहीं है, तो पहले से ही पैक्ड है, इसके अंदर कुछ ना तो कुछ निकला फिर ना तो कुछ गया। तो यहीं से आपको शक हो जाना चाहिए कि डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, वो अनजाने में बोल रहे हैं, जो उसको पढ़ाया गया वो बोल रहे हैं, ना कि वो हो सकते थे। सर ये है कि डायबिटीज के पेशेंट अगर खाली पेट खूब सारा आम खा ले, खूब सारा, ये तो थोड़े से इसका 3-4 गुना खा ले रोज, तो उनकी डायबिटीज बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक हो सकती है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक हो जाती है बड़ी जल्दी से। और जिनको अभी विश्वास नहीं है, हमारे तो हजारों पेशेंट से जिनकी डायबिटीज आम खा के ठीक हुई है, और हम एक आम का चैलेंज भी अब रख रहे हैं, जिनको विश्वास नहीं है कि आम खाने से आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, तो ये आम का सीजन है, आम के सीजन को मत दबाइए और चैलेंज का हिस्सा बनो। चैलेंज का हिस्सा कैसे बनेंगे? चैलेंज का हिस्सा बनने के लिए स्टेप 1, ये चैलेंज 15 में से 30 में 7 दिन का डायबिटीज मैंगो चैलेंज, 7 दिन आम खा के कैसे डायबिटीज को भगाना, ये चैलेंज। इस चैलेंज में आपको खूब सारे आम खरीदने पड़ेंगे, अपने पसंद की विदेशी होंगे। ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आप अपने 7 दिन के लिए डाइट को केमिकल फ्री करना ही होगा। केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री, फर्टिलाइजर फ्री, यानी कि ऑर्गेनिक कर दीजिए 7 दिन के लिए। इवन ऑयल फ्री कुकिंग करनी पड़ेगी, बिना तेल के 7 दिन के लिए। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमने खास डब्बा तैयार किया है, ये है बॉस किट। ये बॉस किट आप देख रहे हैं, ये बॉस किट है। इसमें बॉस का मतलब बी फॉर ब्लड प्रेशर, ओ फॉर ओबेसिटी, एस फॉर शुगर, और दूसरा ऐसे सिकनेस। तो इस किट में 1 महीने का सामान है। 5 तरह के मिलेट्स हैं, 8 तरह के दालें हैं और 5 तरह के मसाले हैं, रॉक सॉल्ट, बियर, और इसके अलावा नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर। 1 महीने का एक इंसान का जितना राशन है वो है। अगर एक घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग मिलकर 1 हफ्ता ये पूरा खा सकते हैं। ये सारा केमिकल कर दो। इवन 7 दिन के टूथपेस्ट भी नहीं यूज करना है। नीम का पाउडर बनाना है, उसकी विधि भी इसके अंदर दिया, सामान भी इसके अंदर दिया, और इसमें एक QR कोड दिया हुआ है, QR कोड। इस QR कोड को जब स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुकिंग करनी है ऑयल से नहीं, ऑयल फ्री, CO ऑयल, और कुकिंग करना है बिना तेल के। तेल की जगह उसी तेल के बोतल में पानी डाल देंगे और पानी से वैसे कुकिंग होगा जैसे तेल से होता है। खाने वाले को पता नहीं चलेगा, बनाने वाले को पता चलेगा बस। खाना टेस्टी होगा, अब जो खाने का टेस्ट होगा वो सब्जियों का टेस्ट होगा, वो दाल का टेस्ट होगा, वो मसाले का टेस्ट होगा। अब जो टेस्ट होता है वो तेल का टेस्ट होता है, और वो जो केमिकल फ्री हो गया है। और इससे, और बाकी आम को सुबह खूब सारे खाने ही है, तो वो आम का प्रोटोकॉल प्लस ये डाइट है। और ये जब करेंगे, और ऐसा 1 हफ्ते तक करेंगे और हमसे जुड़ के करेंगे, तो इसके लिए स्टेप 1 आम खरीद लीजिए। स्टेप 2 ये डब्बा खरीद सकते हैं,
कहाँ से? अमेजोन से, मीशो से, फ्लिपकार्ट से, या हमारे विश्वरूप.com में जाकर भी शॉप में जाके खरीद सकते हैं। 990 का है। मतलब जितना राशन आप वैसे ही बाजार से खरीदते हैं पेस्टिसाइड वाला, उसमें जो खर्चा करते हैं उतने में ही फ्री खाना आपको मिल रहा है। प्लस आप जब ये खरीदेंगे तो उसके बाद ये जो फोन नंबर है इसको 9560979433 इस व्हाट्सएप नंबर पे जब ये डब्बा आपके हाथ में आ जाएगा, ये डब्बे के साथ फोटो आपको खींच के व्हाट्सएप कर देना, तो हमें पता चल जाएगा कि आप तैयार हो चुके हैं। आपको ये डब्बा भी आ गया, आम आ गया होगा। अब 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपको मैं और मेरी टीम मॉनिटर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और हर दिन आपको मॉनिटर करेंगे। और उम्मीद ये है, जैसा आप देखेंगे कि आपका ब्लड शुगर किस तरह से स्टीम के नीचे जाता है, इससे एज ए रिजल्ट ऑफ दैट दवाइयों को भी टेपर डाउन करना होगा, इंसुलिन को भी टेपर डाउन करना होगा, मोस्ट लाइकली बाय 7 डे। ना तो आपकी दवाइयां बचेंगी, ना इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी, और ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल। तो ये 7 दिन का चैलेंज है, और चैलेंज में मान लो ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर तो ऐसा नहीं होता है, अगर तो ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता है, दवाइयां नहीं छूटती हैं, तो चैलेंज में ऐसा होगा कि जो आपने 990 रुपीज का ये खरीदा उठाया, ये पैसा हम आपको वापस कर देंगे, चाहे आपने अमेजन से खरीदो, मीशो से खरीदो, फ्लिपकार्ट से खरीदो, कहीं से भी खरीदो, ये पैसे हम आपको पहुंचा देंगे, आपको जो भी बैंक अकाउंट नंबर देंगे। मुझे पता है कि इस चैलेंज से एक खतरा मेरे लिए ये हो सकता है कि कोई इंसान उसका सब कुछ ठीक हो गया तब भी वो बोलेगा क्यों ही चालाकी से कि भाई मेरा तो ठीक नहीं हुआ। तो वो खतरा मैं ले ही रहा हूँ, क्योंकि यही एक तरीका है लोगों को ये बताने का, उनको विश्वास दिलाने का कि आप ठीक हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये डब्बा हमसे खरीदते हैं, हम तो इससे ये बोल रहे हैं कि आपको ऑर्गेनिक लेना है, दाल चावल, अलग अलग तरह के मिलेट्स, अलग अलग तरह के मसाले, और रॉक सॉल्ट, और नीम के पत्ते का पाउडर, चावल का पाउडर, कहीं से भी ले सकते हैं, जबकि हमसे ही लेना है। हमने सारा कुछ एक जगह कर दिया ताकि आप भटके ना, और आपको सस्ते ही मिल जाए, और आपको जो मिले वाकई में केमिकल फ्री हो। कई बार ऑर्गेनिक कहते जिससे होता है पेस्टिसाइड वाला ही। और ये 1 हफ्ते की ट्रेनिंग भी देंगे, और ये सारा कुछ फ्री में है, ये जरूर खरीदना है। अगर ये नहीं खरीदते हमसे तो आपको बाजार से खरीदना है। एनीवे बाजार से तो वैसे भी खाना खाते ही है, फल खरीदते हैं। तो मेरा जो आज का जो मेडिकल सुपरस्टिशन ये है सबसे बड़ा, कि फल मत खाओ, आम मत खाओ, मीठे फल मत खाओ, ये सारी बातें फैलाई गई हैं, जिससे आपने देखा कि इन जो चीजें डायबिटीज के लिए दवा का काम करती है, उन्हीं चीजों को आपके जीवन से हटा दिया गया, और एक डायबिटीज पेशेंट जीवन पर डायबिटीज पेशेंट बना रहता है, और उसको आम को देख के तरसता रह जाता है। उसे लगता है कि आम को देख के खाने की बात तो दूर, अगर मैं सूंघ भी लूंगा आम तो भी मेरा शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक 8वां सुपरस्टिशन जिसका हम एक्सपोज करना चाहते हैं कि आम खाओ और ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर को घटाओ, राइट। और जो लोगों को विश्वास नहीं आ रहा तो वो चैलेंज का हिस्सा बन जाए। चैलेंज का हिस्सा बनने से उनके लिए खोने का कुछ नहीं है, ये डब्बा जरूर खरीदना है, लेकिन ये डब्बे के पैसे वापस, डब्बा नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं ऑर्गेनिक और मसाले हैं, ऑर्गेनिक मसाले, रॉक सॉल्ट, वो सारा चीज कहीं से भी खरीद सकते हैं, और आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और बनने के बाद आप खुद ही देखेंगे कि 7 दिन के अंदर किस तरह से बड़ी दिखने वाली जो डायबिटीज की जो इतने समय से इंसुलिन की जो दिक्कत चल रही थी वो बड़ा आराम से खत्म हो सकती है। तो आज के समाज में एक बहुत बड़ा सुपरस्टिशन है कि फल से हमें नुकसान हो जाता है या हो जाता है, और ये सिर्फ डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये कितने पेशेंट्स के लिए भी डॉक्टर सब मना करते हैं कि भाई आप फल मत खाओ, और कच्ची सब्जी मत खाओ, और पालक मत खाओ, टमाटर मत खाओ। जिन चीजों से उसकी किडनी ठीक हो सकती है वो सारा कुछ मना कर दिया है, और ये इंश्योर कर दिया कि बीमार इंसान बीमार ही पड़ रहे। तो ये हमारा 8वां चैलेंज है, 8वां सुपरस्टिशन है। अब 2 और सुपरस्टिशन है जिससे हम बात को आगे बढ़ाएंगे और खत्म करेंगे। 9वां सुपरस्टिशन आज का तारीख में कि आयुर्वेद नेचुरोपैथी उतना तेज नहीं है जितना तेज हो सकता है एलोपैथी। अक्सर दिमाग में भी आयुर्वेद तो बड़ा धीरे काम करता है, नेचुरोपैथी तो बड़ा स्लो काम करता है, एलोपैथी बिल्कुल फास्ट काम करता है। दिमाग में ही भरा हुआ है, हमें तो जल्दी रिजल्ट चाहिए। ये एक सुपरस्टिशन है, एक अंधविश्वास है। और जहां तक रहा सवाल आपके खुद के एक्सपीरियंस है कि एलोपैथी बड़ा धीरे काम करता है, तेज काम नहीं करता है, तो उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद क्यों तेज काम नहीं करता, आयुर्वेद कैसे तेज काम कर सकता है। इसका उदाहरण आप समझेंगे तो आपके होश थोड़े बहुत उड़ जाएंगे। इसके लिए मैं उदाहरण देके बात करता हूँ।
आयुर्वेद में सार संग्रह में जो आयुर्वेद के टेक्स्ट है आपके आंखों के सामने आप देख रहे हैं, इसमें मान लो ब्रह्मी ऑयल है जो मेमोरी इनहेंसर है, स्ट्रेस रिड्यूसर है, कई सारे इसके फायदे हैं। लेकिन ये दवा भी है और ये जड़ी बूटी भी है, इसको अगर हम यूज करेंगे तो बड़ी तेजी से आपको राहत मिलती है। लेकिन ये तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि इसमें जो जो इंग्रेडिएंट दिए हैं, जैसे केमिकल का यूज करना है और बाकी जो जड़ी बूटी यूज करना है, लेकिन इन रियलिटी जब बाजार में सामान बन के आता है, जैसे ये ब्राह्मणी नादा तेल आया है, डाबर का है, ये जब बनाया जाता है, ये समझना होगा क्या इसमें वही दिया गया है जो हमारे आयुर्वेद में लिखा है। जो आयुर्वेद में लिखा है जैसे बनाना है वैसे ही बनाएंगे, तभी उसे ब्राह्मणी ऑयल बोलेंगे। तो वैसे बनाया गया है, जैसे इसमें बोला है तिल का तेल, लेकिन इसमें तिल के तेल की जगह लिखा है मिनरल ऑयल, यानी कि LLP, लाइट लिक्विड पैराफिन। लाइट लिक्विड पैराफिन क्या होता है? डीजल पेट्रोल का ही एक और रिफाइंड वर्जन होता है। तो यानी कि डीजल और पेट्रोल उसी का रिफाइंड वर्जन वो इसमें डाला गया है। उसमें ये तिल का तेल ना डाल के वो डालने से नुकसान क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। कि मान लो LLP यानी कि लिक्विड मिनरल ऑयल अगर इसमें होगा तो ज्यादातर इंडियन मैन्युफैक्चरर LLP यूज करती है, ना कि जो यहाँ पे वर्णितर होगी। अब जब मिनरल ऑयल मतलब जो पेड़ पौधों से तेल नहीं आया, जो नीचे से तेल निकाला गया, जैसे डीजल पेट्रोल होता है, अगर वो मिलाएंगे फिर जड़ी बूटी मिलाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार काम करेगी कि मिनरल ऑयल अगर बॉडी में लगाते हैं तो रेन कोट की तरह स्किन के ऊपर कोटिंग कर देती है। अब इसके ऊपर मैं कितना भी मसाज करूं जड़ी बूटी लगा के, क्या आपको लगता है जड़ी बूटी इस पॉलिथीन से पेनिट्रेट होके हमारे स्किन के अंदर जा सकती है? नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये पॉलिथीन का कोटिंग है। तो मिनरल ऑयल अगर डालेंगे और उसके साथ जड़ी बूटी डालेंगे तो मिनरल ऑयल आपके सिर में कोटिंग कर देगी, और जो जड़ी बूटी है जो अंदर तक पेनिट्रेट करना चाहिए वो जाएगी ही नहीं। तो ये फर्क है कि अगर आप तिल का तेल यूज करते हैं तो जड़ी बूटी जो है वो जड़ी बूटी ठीक से अंदर पेनिट्रेट होगी। तो आयुर्वेद क्यों स्लो है? आयुर्वेद अपने आप में स्लो नहीं है, लेकिन उसको बनाया कुछ और जिसकी वजह से स्लो हो गया। अच्छा, तो LLP क्यों यूज किया गया, तिल का तेल क्यों नहीं यूज किया गया? देखिए हमने ब्राह्मी ऑयल बनाया है, ये हमारा ब्राह्मी ऑयल है। इसमें ये हमने ब्राह्मी ऑयल बनाया बिल्कुल इसी मेथड से जो मेथड आयुर्वेद में बनाए गए। और ये 500 ml का है, ये 450 ml का है। और इसमें इसका जो MRP दिया हुआ है मान लेते हैं 150 रुपए या 130 रुपए, जबकि इसमें जो हमें बनने के बाद पड़ा है ये है 1400 रुपए, 10 गुना ज्यादा। तो आप जरा सोच के देखिए कि एक इंसान जब दोनों चीज सामने देखेगा तो कौन सा खरीदेगा? ये सिर्फ 140 रुपीज मान लेते हैं और ये 1400 रुपीज, जबकि ये थोड़ा ज्यादा है, ये कम है उल्टा। मतलब इसमें सामान भी कम है, यानी कि ऑयल भी कम है, और महंगा तो 10 गुना है। अगर सही विधि से आप आयुर्वेद के हिसाब से बनाएंगे तो काफी महंगा पड़ जाएगा, और ये सब लगाएंगे तो ये फास्ट काम करेगा। तो आयुर्वेद तो फास्ट करेगा, आयुर्वेद को आयुर्वेद के हिसाब से बनाएंगे। आयुर्वेद बोल के कुछ और अगर बना देंगे तो सस्ता तो हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा। जितने सारे मार्केट में अलग अलग तरह के तेल देखेंगे उसमें मिनरल ऑयल बीच में घुसा दिया है या घुसा दिया, आप देखेंगे, जिससे उसकी इफेक्टिवनेस कम तो हो जाएगी, प्राइसिंग कम हो जाएगी, लेकिन एक जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो बिल्कुल उसको आइडिया नहीं है, तो लगेगा दोनों में तो दाम में लिखा तो मैं ये ले लेता हूँ। ऐसे 10 बोतल लूंगा तब एक बोतल का इसका होगा तो मैं यही ले लेता हूँ। ये ले तो लेके ये काम नहीं करेगा, आपके दिमाग में क्या आएगा? आयुर्वेद काम नहीं कर रहा है या स्लो काम कर रहा है। तो ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे मजबूर है। मेरा काम कोई दवा बनाना नहीं है, लेकिन मजबूर है, हम अपने पेशेंट को ये नहीं दे सकते, तो हमें अपने लिए ये बनाना पड़ता है फॉर आवर पेशेंट्स, ताकि वो ये देखें। तो जो एक्सपेक्टेशन है उनका कि वो ठीक हो जाए, वो एक्सपेक्टेशन भी पूरा हो और वो उनको सही चीज मिले जो आयुर्वेद के हिसाब से है। और ये सिर्फ एक ऑयल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लगभग हर तरह की फॉर्मुलेशन की हम बात कर सकते हैं। जो बात मैंने अभी बताई कि जो कोटिंग हो जाती है वो आप यहाँ पे
ये जो रिजल्ट पेपर इससे पता चल जाएगा कि अगर आप मिनरल ऑयल मिला देंगे एलएलपी जिसे बोलते हैं तो वो कोटिंग हो जाएगी लाइक और जो हर्ब्स है वो अंदर घुस नहीं पाएंगे और जो एक्सपेक्टेड गोल है वो मीट नहीं कर पाएगा। तो ये आयुर्वेद का दोष नहीं है, ये हमारे बनाने का दोष है। ये जो मैं बोल रहा हूँ सबूत आपके सामने है और ऐसा कोई एक उदाहरण नहीं है, ऐसे कितने सारे उदाहरण है। मान लीजिए एक तेल है महानारायण तेल जो कि आयुर्वेद में वर्णित किया गया है, ये संस्कृत का टेक्स्ट है और इसमें लिखा गया कि इसको बनाने के लिए तिल का तेल यूज करना है और साथ में ये सारे हर्ब होने चाहिए 57 तरह के वो हर्ब्स। अब लिस्ट में लिखूं ये एक पेज पे सारे हर्ब नहीं आए तो नेक्स्ट पेज पे मैंने सारे हर्ब डाले हैं, ये अगले पेज पे हर्ब आ गए तो दोनों पेज में 57 तरह के हर्ब अगर हो तो वो महानारायण तेल बोला जाएगा जो आपकी अलग अलग तरह के पेन में या अलग अलग तरह की बीमारियों में इफेक्टिवली काम करेगा। तो ये है महानारायण तेल। लेकिन क्या जो पद्धति आयुर्वेद के टेक्स्ट में बताई गई है, जो हर्ब यहाँ पे लिखे गए हैं वही हर्ब उसी मात्रा में जो बनाएंगे तभी वो महानारायण तेल कहलाएगा। कैसा हो रहा है अब इसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ वापस। अब देखिए इसके जो सबसे बड़े 4 ब्रांड लेता हूँ कोटकल, वैद्यनाथ, पतंजलि, इन सभी महानारायण तेल बनाया है। लेकिन इन सबके तेल का अब डब्बा देखेंगे तो क्या उसमें वही वाले इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं जो वर्णित है आयुर्वेद के टेक्स्ट में, सेंट्रल टेक्स्ट में। तो हमने देखा कोटकल में ये 4 चीजें मिसिंग है जो कि होनी चाहिए और 2 चीजें बचा दिया है जो नहीं होनी चाहिए। वैद्यनाथ में ये 2 चीज मिसिंग है 57 में से और उन दोनों की जगह ये 2 चीज डाल दिया है। पतंजलि में ये 3 हर्ब्स मिसिंग है जो उसमें होनी चाहिए और ये 3 हर्ब अलग से डाल दी जो नहीं होनी चाहिए। डाबर में भी ऐसा ही कुछ है। तो उससे ये तो हो जाएगा कि उसका कॉस्ट बहुत नीचे आ जाएगा, लेकिन फिर वो महानारायण तेल नहीं कहलाएगा। हमने महानारायण तेल अपने पेशेंट्स के लिए बनाया है, यहीं पे रखा है, ये हमारा बनाया महानारायण तेल है और हमने अगर इनमें वही चीज डाला है जो एग्जैक्टली बताया है। अब जब इसको यूज करेंगे तो ये इफेक्टिव होगा जैसा आयुर्वेद में उम्मीद करते हैं। लेकिन अब जब मैंने सारी चीज डाली जो होनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज डाली जो नहीं होनी चाहिए, तो इसका जो रेट है कॉस्टिंग है ये डबल हो जाएगा। अब कोई एक आम आदमी सोचेगा कि इनका तो 1700 का है और यही मैं कोटकल ले लूंगा तो 700 रुपए का है, तो वो तो बोलेगा मैं कोटकल का ले लूंगा, दोनों में तो महानारायण है। लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि इंग्रेडिएंट का लिस्ट जो हमने दिया है, इंग्रेडिएंट लिस्ट जो उन्होंने दिया है, उनमें फर्क है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो आज का जो मेडिकल सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है कि भाई आयुर्वेद ठीक से काम नहीं करता, बहुत धीरे काम करता है या काम ही नहीं करता, तो उसका दोष आयुर्वेद का नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के नाम पे जो चीज बनी हुई है उसको हमें देखने की जरूरत है। अल्टीमेटली दोष इंसान का ही है कि आप हमेशा देखते हैं कि तो सस्ता कौन सा है। इस कंपटीशन के चक्कर में हो सकता है कि जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं उनको अपने रेट को नीचे लाने के लिए कुछ चीजों को हटाना पड़े जो सबसे महंगी वस्तु है। लेकिन जब ये हट ही जाएगा तो रिजल्ट भी वही नहीं आएगा जो रिजल्ट आयुर्वेद के अनुसार एक्सपेक्टेड है। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद अपने आप में पावरफुल है और बहुत ही इफेक्टिव है, बड़ा फास्ट है, लेकिन वो तब फास्ट है जब उसके अनुसार काम किया जाए। और ये मैंने 2 उदाहरण दिए ऐसे, एक 2 इत्यादि तेल जैसे कैंसर के पेशेंट्स को देखे हैं जो नॉन हील अल्सर से उनमें देते हैं, जो घाव हो जाते हैं उनमें देते हैं। तो लेकिन इत्यादि तेल बनाने के लिए जो टेस्ट संस्कृत का लिखा गया है इसके अनुसार जब बनाएंगे तो वो कैंसर हील करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये समझना ही पड़ेगा। और इसमें अगर हम देखें कि कौन कौन से हर्ब इसमें वर्णित किए गए हैं तो आप देख रहे हैं कि ये सारे हर्ब अगर हो तिल के ऑयल में बनाया गया हो तो भी उसे इत्यादि तेल बोलेंगे। लेकिन आज के में भारत में जो ब्रांड्स हैं क्या वो ये कर रहे हैं? इस पे हमने थोड़ी पड़ताल की तो जैसे पतंजलि डाबर है, पानी मिलाया गया तो पानी, और ये सब चीजें उनके डब्बे से लिया है, जो ऊपर लिखा है क्या क्या है इंग्रेडिएंट अलग से नहीं लिखे। कुंजा है जिसमें
दो चीज और डाल दिया जो होना नहीं चाहिए, जबकि हमने जो बनाया हमने एग्जैक्ट उसी चीज को फॉलो किया जो उसमें बताया गया है जनता के लिए। लेकिन लिहाजा दो बात हुई, जब हमने ऐसे बनाया तो पेशेंट्स के आउटकम में वो तेजी से बढ़ गए, ठीक होने की स्पीड, लेकिन नुकसान ये कि 1800 का पड़ गया हमें 450 ml का, जबकि यही अगर इतने ही बड़ा साइज का अगर आप किसी ब्रांड का लेंगे तो 700-500 रुपये में आ जाएगा। तो आयुर्वेद इज वेरी इफेक्टिव, अगर उसको इफेक्टिवली वैसे का वैसे ही बनाए जैसा कि उसमें बताया गया है। तो आज का जो बड़ा सुपरस्टिशन है कि आयुर्वेद धीरे काम करता है। अब देखिए ये कास्यादी तेल है, इचिंग के लिए, पाइल्स के लिए, फिशर्स के लिए, फिस्टुला के लिए, ये ऑयल आयुर्वेद ने रिकमेंड किया है, इसका सेफ्टी काउंटर ये है, और इसका मतलब कि ये सारे हर्ब और तिल के तेल में बनाया गया हो तभी इसको बोलेंगे और तभी ये इफेक्टिव होगा। लेकिन क्या ये ऐसा ही हो रहा है? अगर हम फिट कंपोनेंट की बात करें, जैसे मान लो बैद्यनाथ की बात करें, वो इंग्रेडिएंट में से एक इंग्रेडिएंट हटा दिया है, दो तीन इंग्रेडिएंट जो होने नहीं चाहिए वो डाल दिया है। उनका की बात करें तो इतनी सारी चीजें हटा दी हैं और जो नहीं होनी चाहिए वो डाल दिया है। तो जब ऐसा उल्टा पुल्टा कर दिया तो जाहिर सी बात है इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो तो बदल गई, बल्कि उसको हम कास्यादी तेल बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अब वो नहीं है जो आयुर्वेद के हिसाब से। हमने वो तेल बनवाया बिल्कुल वैसा का वैसा जैसे आयुर्वेद में बोला गया है। तो ये हमें इसकी जो कॉस्टिंग हमें आ गई वो 3 गुना अधिक आ गई, क्योंकि हमने वो सारा बनाया, वो सारा डाला जो एग्जैक्टली उसके हिसाब से ये आया 1800 रुपए का पूरा बोतल। लेकिन जरा सोच के देखिए 500 रुपए का बोतल यूज किया वो ठीक ही हुआ, राइट, और ऑन द कॉन्ट्रेरी ये 1800 रुपए का बोतल यूज किया वो ठीक हो गया। तो आपको देखना पड़ेगा कि हमें चूज करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए ठीक है। तो ये आयुर्वेद के उदाहरण मैंने दिए। अगर सोच के देखिए कोई बोलेगा, आप में से ही बोल देगा कि भाई महानारायण तेल जो हम यूज करते हैं नी पेन है, घुटने का पेन है, और वो इंसान को यही मेरा वाला अगर हमारा वाला खरीदता असली वाला तो करीब 1700-1800 रुपए को खर्च करने पड़ेंगे, ये तो बड़ा महंगा है। लेकिन यही वाला आदमी जब एलोपैथी के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा तो बोलेगा नी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा जिसमें खर्चा 3 से 5 लाख रुपए आ जाएगा। तो जो चीज 2-3 हजार रुपए में या 1000-1500 रुपए में हो सकती है और उसका खुद का नहीं ठीक हो सकता है आयुर्वेद से, अगर ठीक से महानारायण तेली हो और उससे ठीक से जामू बस्ती जामू कुचू घर पे किया जाए तो दिनों में ठीक हो सकता है। वही वाला आदमी एलोपैथी में जाके 2-3 लाख 3 लाख से लेकर 5 लाख नी ट्रांसप्लांट करेगा। और नी ट्रांसप्लांट होने का मतलब क्या है कि नी ट्रांसप्लांट के बाद अगर उसको ऐसे चेयर पे तो बैठ सकता है, 90 डिग्री के बाद नहीं पैर घुमा सकता, अगर ऐसे कर देगा तो नी ट्रांसप्लांट फेल, मतलब वो 2 टुकड़े हो गए, है ना। तो ये सारी लिमिटेशन हो जाएंगी, मतलब पहले जो चीज कर पा रहा था उनमें से कई सारी चीजें रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगी। जबकि वो सिर्फ ठीक से महानारायण को अगर यूज करे, जानी बस्ती करे तो उसके अपने में ही ठीक हो सकता है। तो है जिनको अभी भी लगता है आप में से किसी को कि आयुर्वेद एलोपैथी से स्लो है, एलोपैथी बड़ा फास्ट है, उनके लिए मैं चैलेंज और रखता हूँ। अगर आपको कभी सिर दर्द हो तो सिर दर्द के लिए आप क्या करेंगे, आप सिर दर्द की दवाई लेंगे, कितनी देर में वो दवाई से ठीक होगा, आधे घंटे 1 घंटे। लेकिन आयुर्वेद का ये फॉर्मुलेशन है 2 सेकंड हेडेक ऑयल, इसको खाना नहीं है, लगाना नहीं है, सिर्फ सूंघना है। इसे सूंघते ही देखेंगे 2 सेकंड के अंदर हेडेक गायब, अगर फॉर्मुलेशन ठीक से रखना है। तो आप में से जो पत्रकार हैं, अगर आपको किसी को हेडेक हो या नहीं भी हो तो भी ये जाते वक्त एक रख लीजिएगा अपने पास, और ये एक जिंदगी भर एक परिवार के लिए काफी है, क्योंकि इसके अंदर जो बोतल है वो बोतल में जो ऑयल है वो खर्च नहीं होगा, क्योंकि आप लगा नहीं रहे, आप खा नहीं रहे, आप सिर्फ सूंघ रहे हैं। तो इसका पता कर सकते हैं कि आयुर्वेद कितना फास्ट करेक्टली किया जाए, बनाया जाए। तो इसका वैसे कीमत है 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए का एक बार किसी ने ले लिया तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए ये सिर्फ छूटना है और 2 सेकंड में रिलीफ। तो दुनिया में कौन सी एलोपैथी की दवाई ऐसी हो सकती है जिससे हेडेक 2 सेकंड में आराम मिल सकता है? जिसको लगता है कि हेडेक आप में से किसी को है हेडेक है, तो ये आप इस खोल के अभी पता चल जाएगा हेडेक। लेकिन एक बात और भी, अगर हेडेक है तो 2 सेकंड में गायब होगा, और अगर हेडेक नहीं है यही बोल दिया तो हेडेक हो भी जाएगा। तो समझ के सुनाई करना है।
ठीक है ना। तो जिनको लगता है कि नेचुरोपैथी फास्ट नहीं है, तो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, हजारों एग्जांपल करेंगे, टाइम लिमिटेड देता हूँ। मान लो एलोपैथी में किसी को बुखार हो जाता है तो पैरासिटामोल लेता है तो 1 घंटे से 3 घंटा लगता है उसके बुखार को उतरने में, लेकिन उसके एवज में अगर आप सिर्फ इतना ही कर लेते हैं जो मैं भी करके दिखाने वाला हूँ, तो आप देखेंगे ये मेरे पास ये है पानी का थर्मामीटर, और ये चेयर है, और ये बाल्टी है, और ये नेचुरोपैथी में 42 डिग्री सेल्सियस पानी में जब मुझे बुखार है, मैं अपने दोनों पैर अंदर रख दूंगा, जैसे अभी तो जूते पहन के रखे हैं, और पानी 42 डिग्री सेल्सियस जो कि मैं इसे मेजर कर सकता हूँ, आधे घंटे को मैं रखूंगा तो मेरा बुखार उतर जाएगा 30 मिनट्स में। एलोपैथी में पैरासिटामोल 1 से 3 घंटा लगाएगा और बुखार उतरेगा भी तो 4 घंटे वापस आ जाएगा। इसमें मोस्ट लाइकली दोबारा वापस आएगा नहीं, आएगा तो एक बार फिर कर लेना। तो ये जो सोच है कि एलोपैथी फास्ट है, ये अपने आप में सुपरस्टिशन है।